दौरान मैंने गर्भ धारण किया, खर्चे बढ़ते गए और स्थिति बदतर होती गई। वो मुझ पर दबाव बनाने लगे कि मैं अपने घर वालों से खर्चा उठवाऊं। मैंने साफ कह दिया कि मेरे पापा पैसे नहीं देंगे, लेकिन इतना कहते ही उस आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़कर बिस्तर पर पटका, पेट में लात मारी। उसके बाद थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। मैं गिन भी नहीं सकती। मैं 30 से 45 मिनट तक पिटती रही और चिल्लाती रही, बचाओ मुझे, बचाओ। हाय दोस्तों, मेरा नाम अंजलि कक्कड़ है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आज मैं बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट और आर्थिक रूप से स्वतंत्र लड़की हूँ। लेकिन अगर 10 से 11 साल पहले की बात करें तो मैं बहुत चुलबुली, प्यारी, मासूम 19 साल की लड़की थी, जिसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ। मैं 12वीं की और उसके बाद मुझे लगा कि मैं पढ़ाई में कुछ हासिल नहीं कर सकती। इसलिए मैंने मेकअप आर्टिस्ट बनने का सोचा और वीएलसीसी ज्वाइन कर लिया। और उसी दौरान मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और मैं 19 साल की थी। प्यार का एहसास बहुत अलग था, तो मुझे लगा कि शादी कर लेनी चाहिए। मैंने अपने परिवार के सामने जिद की कि मैं शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे समझाया कि मैं अभी छोटी हूँ, लेकिन मुझे इस शादी का जुनून था और मैंने जिद की कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूँ। जब हमारा रिश्ता तय हुआ तो यह तय हो गया। उसके बाद कोर्टशिप पीरियड के दौरान उनकी बातचीत अलग मोड़ लेने लगी। मेरे परिवार वाले कहते थे कि हमने अपनी बेटी को यह कार दी है, तो हमारे घर में बड़ी कार आनी चाहिए। इसीलिए उपहारों के ऐसे लिफाफे का उपयोग किया जाता है। हमारे घर में इतना सोना चढ़ाया जाता है। मेरे परिवार वालों को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उन्होंने मुझे यह भी समझाया कि यह अलग है, तो मैं यहीं शादी करना चाहता था। फिर भी मैंने अपने घर वालों से लड़ाई की। मैं यहीं शादी करूंगा। बेशक मेरी गलती थी, आज मुझे समझ में आता है। उस समय मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन शादी हो गई। किसी तरह उन्होंने मुझे एक कार भी दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब कुछ किया। शादी के 2-3 महीने बहुत अच्छे से बीते। मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन शादी के 3 महीने बाद उन्होंने जो काम हमें दिखाया था, यानी उन्होंने हमें एक प्रॉपर्टी ऑफिस दिखाया था, उन्होंने उसे बंद कर दिया। ये बहुत चौंकाने वाला था। उन्हें पैसे कैसे मिलते थे? उनका काम क्या था? दरअसल तब हमें पता चला कि उनका असली काम जुआ खेलना था, यानी वो सट्टेबाज थे, और ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन अब जब हमारी शादी हो गई है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम इसी तरह से बड़े हुए हैं। हमने समाज में यही सुना है कि शादी के बाद तकलीफ उठानी पड़ती है, लड़की को सुनना पड़ता है, लड़की को बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो मैं भी वही कर रही थी। उस दौरान मैंने भी यही सोचकर कंसीव किया, क्योंकि सब कहते थे कि बच्चे के आने से पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ जाता है, चीजें बदल जाती हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन जिस दौरान मैंने कंसीव किया, उस दौरान खर्चे बढ़ गए और स्थिति और खराब हो गई। वो मुझ पर दबाव बनाने लगे कि खर्चे मेरे घर वालों से करवाओ। बहुत मुश्किल हो रहा था, और जब भी वो पैसे नहीं देते थे तो गुस्से में मुझे पीटते थे। यहां तक कि प्रेगनेंसी के दौरान भी मैं वो कर रही थी। एक आदमी ने मुझे बहुत मारा है। एक बार हुआ था। मेरा मतलब है कि ये सिर्फ एक घटना है। मैं कहूंगी कि ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों से हमें पता चलता है कि छोटी बात कब बड़ी हो जाती है। तो वो कहीं गए हुए थे। मेरा मतलब है कि मेरे पूर्व पति, उनके माता पिता और मैं घर पर थे। ये बहुत छोटी बात है, और उन्होंने मुझे नाश्ता बनाने को कहा। हम वापस आ रहे हैं। मैंने आलू उबाले और मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि मैं 4-5 महीने की गर्भवती थी। और मैंने खाना शुरू किया, तो जब मैं खा रही थी तो वो वापस आए और उनकी माँ ने ऐसे लहजे में कहा कि तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया है, तुम खुद खा रहे हो। और उन्होंने मुझे एकदम से थप्पड़ मार दिया। मेरा मतलब है कि एक गर्भवती महिला को भूख लग रही है तो उसे पहले परिवार के लिए नाश्ता बनाना चाहिए। कहने को तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों की वजह से मुझे हर दूसरे दिन मार पड़ती थी। और मैं सच कह रही हूं, ये बहुत सामान्य लगने लगा था कि एक लड़की को यह सब सहना पड़ता है, और यह एक प्रेम विवाह था। इसलिए मैं अपने परिवार को बताने से भी बहुत डरती थी, क्योंकि मैंने एक तरह से उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। क्योंकि हमारे प्रेम संबंध के दौरान डोरी के लिए उनकी मांगें बढ़ती ही जा रही थीं। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया,
मैं तनाव में रहने लगा। उसकी माँ मुझ पर दबाव डालती थी, जैसे, भैया, फ्राइंग पैन नीचे, यानी सिंक के नीचे रखो ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो। ऐसी यातनाएं। उस समय मेरी पीठ में एक अलग तरह का दर्द शुरू हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि डिलीवरी के बाद ही ठीक होगा, इसका कोई इलाज नहीं है। और इस दौरान भी मैं घर का सारा काम करती थी, मूल रूप से रसोई का काम। लेकिन दुनिया को दिखाया गया कि वो कुछ नहीं करती है, इसलिए बीमार रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, और तनाव के कारण मेरी डिलीवरी 2 महीने पहले हो गई। मेरा बच्चा समय से पहले हुआ था। डिलीवरी के बाद भी वो 13 दिन तक अस्पताल में रहा। मैं 4 दिन बाद घर वापस आ गई, और जब मैं घर आई तो मेरे पति ने मुझसे कहा कि भैया, आपके खर्चे बहुत हो गए हैं, मुझे अपने परिवार को पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको अनुमानित रकम बताती हूँ। मैंने करीब 1 लाख खर्च किए थे, और जब 4 दिन बाद मेरे माता पिता मुझसे मिलने आ रहे थे, क्योंकि मेरी बेटी घर आ गई थी, तो मैंने उन्हें फोन किया और कहा कि माँ, मैंने बहुत खर्च कर दिया है, कुछ हो सके तो ले आओ। और मुझे आज भी याद है कि जैसे ही मेरे पिताजी आए, उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए और कहा कि बेटा, ये रख लो, बाकी हम संभाल लेंगे। मुझे कहना चाहिए कि मैं बहुत अमीर परिवार से हूं। नहीं, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। मेरे पिताजी का सब्जी का व्यवसाय है, और उस समय उन्होंने कुछ प्रॉपर्टी बनाई थी, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी में निवेश किया था, इसलिए उन्होंने मेरी शादी अच्छे तरीके से कर दी। लेकिन उनके ऊपर अभी भी कर्ज था, क्योंकि लड़के के परिवार की मांग बहुत ज्यादा थी, और उन्होंने मेरी खुशी के लिए ही सब कुछ पूरा किया। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन गाड़ी फिर भी चलती रही। मेरे माता पिता ने मुझे 1 लाख रुपए दिए और चले गए। उसके बाद भी मुझे ताना मारा गया कि 2,50,000 खर्च हो गए हैं, तो ये 1 लाख ही हुआ ना। उनके पास वो करने का भी साधन नहीं था। आज भी मुझे याद है, एक बार उस व्यक्ति ने मुझे बहुत मारा था, और मैं उसकी माँ के कमरे में गई थी, क्योंकि हम उसी मंजिल पर रहते थे जहां आप चाहते थे कि वो मुझे मारे। आप अपने बेटे को कभी नहीं रोकते। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता? और उसकी माँ ने कहा, निकल जा यहां से। ये सब बंद दरवाजे के पीछे होता था, जो किसी को पता नहीं चलता। लेकिन दुनिया के सामने होता है तो हाँ, हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारा बच्चा। लेकिन कभी किसी ने उस बच्चे की तरफ नहीं देखा। किसी ने उसका खर्चा ठीक से नहीं उठाया। मेरे घर वालों ने उठाया। बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी किसी तरह हमने कहा, नहीं, जिंदगी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि एडजस्ट करना एक लड़की का काम है। एडजस्ट करना एक लड़की का कर्तव्य है। एडजस्टमेंट। जब मेरी बेटी 3 महीने की हो गई और फिर उनका प्रेशर आने लगा कि नहीं भाई, ये खर्चा आ रहा है, ये खर्चा आ रहा है, पैसे लाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं अपने मम्मी पापा से पैसे नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ जो भी होता था, मैंने अपने घर वालों को सच नहीं बताया कि ये लोग कैसे पैसे मांग रहे हैं। मैं अपनी लाचारी माँ को दिखाती थी कि अभी मुझे इनसे पैसे लेने का मन नहीं है, प्लीज आप पैसे दोगे तो मैं ये अपने मम्मी पापा को दिखाती थी। मेरी बेटी 3 महीने की थी। मैंने तय किया कि अब मैं अपने घर वालों से पैसे नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। उसके बाद वो 3 महीने की हो जाएगी तो मैंने कलर बार में सेल्स गर्ल की जॉब कर ली। आप सोच सकते हैं, मेरा मतलब, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने 3 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं 12 घंटे की स्टैंडिंग जॉब करूंगी। लेकिन मैंने सिर्फ 8,000 के लिए किया, ताकि मेरा खर्चा चल सके। मुझे कलर बाग DLF मॉल, नोएडा में सेल्स गर्ल की नौकरी मिल गई थी, लेकिन मैं वो भी 3 महीने से ज्यादा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को रखने से मना कर दिया था। वहां पर शिफ्ट होती थी। अगर आप 10 बजे जाते हो तो आपको 7 बजे छुट्टी मिलती थी, तो मैंने 12 से 9 बजे की शिफ्ट ले ली। क्यों? मैं अपनी बेटी को 10 बजे अपनी माँ के घर छोड़ती थी, फिर वहां से मैं अपनी जॉब पर जाती थी, और वहां पर 12 घंटे जॉब करने के बाद रात को 9 बजे अपनी बेटी को लेकर घर आ जाती थी। ये 3 महीने से ज्यादा चलता रहा, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं देता था। फिर उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी, और उस समय अर्बन क्लैब नया नया आया था, तो मैंने अर्बन क्लब में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया। और आज शायद वो पैसे मेरे लिए इतने मायने नहीं रखते, लेकिन उस समय 25,000 हज मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। और मैं अर्बन क्लैब से
25 लाख रुपए महीने का कमाने लगी और मेरी जिंदगी अच्छे से चल रही थी। लेकिन जैसा होता है मेकअप, एक सीजनल काम है। सीजन में तो पैसे मिल जाते थे, घर का खर्चा चल जाता था, चीजें हो जाती थी। लेकिन जब सीजन नहीं होता तो पैसे नहीं होते, जब पैसे नहीं होते तो घर वालों से या तो लेने का प्रेशर होता है या फिर मार पड़ती है। कभी ले लेती थी, कभी मार पड़ती थी। लेकिन इसी दौरान मुझे पता चला कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस टीबी है, क्योंकि मैं हमेशा तनाव में रहती थी। मुझे कोई खांसी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं था, मैं बीमार नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा बीमार रहती थी। मैं टेस्ट खत्म होने का इंतजार कर रही थी। सारे टेस्ट हुए और निकला कि मुझे टीबी है। जब मुझे टीबी हुआ तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि हम मेरा इलाज नहीं करेंगे, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैं एकदम सदमे में आ गई। मैं क्या कहूंगी, मैं कैसे घर जाऊंगी? शादी होने के बाद मैं इसी घर में रहती हूँ और उन्होंने कहा कि भाई अपना इलाज करवाओ और वापस आ जाओ, क्योंकि 6 महीने का इलाज था। उसके बाद मैं अपने घर चली गई। मुझे वो तारीख आज तक याद है। शायद मैं मरते दम तक ये तारीखें कभी नहीं भूलूंगी। 14 जुलाई को मेरी ट्यूबल लाइसिस का पता चला और 14 जुलाई को ही मैं अपनी माँ के घर चली गई, क्योंकि उन्होंने मुझे रहने से मना कर दिया था। लेकिन मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि माँ, मैं बीमार हूं, इलाज शुरुआती दौर में है, मुझे आराम करना है, इसलिए मैं यहाँ आ रही हूं। तो हाँ, कोई माँ अपनी बेटी को आने से मना नहीं करेगी। मैं गई। जब मैं वहां 15 दिन रही तो आस पड़ोस के लोग भी मुझसे बात करने लगे। लोग सोचने लगे कि वो यहाँ क्यों आई है, क्या हुआ, लड़कर तो नहीं आई। तो मैंने भी सोचा कि यार एक बार घर तो जाना चाहिए, बस दुनिया को दिखाने के लिए। तो मैं 30 जुलाई 2018 को वापस उस घर में गया, ताकि सबको सब सामान्य लगे कि वो आ रही है और जा रही है। मैं 30 जुलाई को अपनी माँ के घर से गया और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, क्योंकि फिर से लड़ाई शुरू हो गई। पैसों की वजह से कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजते समय कुछ नहीं दिया था, सिर्फ 0 रुपए। लड़ाई शुरू हो गई और मैंने कहा कि मुझे 1-2 दिन में वापस जाना है। मैं यहां सिर्फ दिखाने के लिए आया हूं, मेरा इलाज खत्म हो जाने के बाद ही आऊंगा। लेकिन मैं उन लोगों को नहीं बता सकता कि आपने मुझे यहां से निकाल दिया है। लड़ाई सिर्फ 0 रुपए के लिए शुरू हुई और जब मैंने कहा कि मेरे पिताजी पैसे नहीं देंगे, जो भी खर्चा होगा अब तुम्हारे घर वाले देंगे, तुम्हारे माता पिता देंगे। उस समय इतना कुछ, और अगर किसी को पता चल गया तो टीबी की दवाइयां बहुत स्ट्रांग होती हैं। आपको लगभग 1500 मिलीग्राम की 3 गोलियां रोजाना खानी पड़ती हैं। इतना कमजोर था कि जब मैं एक गोली लेता था तो मेरा सिर घूमता रहता था। मुझे पूरे समय चक्कर आते रहते थे। बीच में 2 घंटे तक मैं ठीक रहता था, फिर शाम की दवा लेने का समय हो जाता था, वही चक्र दोहराया जाता। तो जब मैंने दवा ली, उसने मुझे थप्पड़ मारा और मैं पूरी तरह से सो गया। लेकिन उसके बाद थप्पड़ों की बौछार शुरू हो गई। मैं उन्हें गिन भी नहीं सकता। मुझे 30 से 45 मिनट तक थप्पड़ मारे गए। मैं बहुत चिल्लाया, मैंने मदद मांगी। मेरे पास उस समय मेरा फोन नहीं था। मैं पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था और मेरे अंदर एक डर था कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं। मैं बस पिट रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पड़ोसियों ने 101 पर कॉल सुनी होगी, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने मेरी मदद नहीं की। और जब यह बात खत्म हुई, इसका मतलब था कि उस रात मेरा जबड़ा पूरी तरह से सूज गया था। मैं कहूंगा कि मैं पूरी तरह से टूट गया था। उस आदमी ने मुझे गर्दन से पकड़ा और मुझे बिस्तर पर पटक दिया। उसने मेरे पेट में लात मारी और जब आधे घंटे के बाद ये खत्म हुआ तो मेरे कान बहुत दर्द कर रहे थे, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। और मैं एक अलग ही जोन में थी। और आज, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी, क्योंकि 3 साल हो गए हैं मार खाते खाते। अब मुझे लगा कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर मुझे ये भी सोचना था कि मैं अपने परिवार को कैसे बताऊं। मैं उन्हें सीधे तौर पर नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। जरा सोचिए, मैं आज 2024 की लड़की के तौर पर जो इंसान हूं और जो मैं तब थी, उसमें बहुत फर्क है। 2024 की लड़की दुनिया से डरती थी,
समाज से डरती थी, अपने परिवार से डरती थी। पर आज अगर कोई मेरे सामने आ जाए, तो मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ क्या करूंगी। मैं आज गलत बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जब वो इंसान सो गया, तो मैंने अपने एक दोस्त को बताया। मैंने उसे कॉल किया और पूरी कहानी बताई। मैंने उसे तस्वीरें भेजी। भगवान का शुक्र है कि मैंने उसे अपनी तस्वीरें भेजी और हमने कम से कम 1 घंटे तक बात की। मैंने उनसे कहा कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैं यहां से कूदने जा रही हूं। मैं मर जाऊंगी। मैं एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ये आदमी मुझे मार डाले। उन्होंने मुझे समझाया कि यार अपनी बेटी के बारे में सोचो। सच कहूं तो अगर उसने मुझे ये नहीं बताया होता तो मैं आज इस दुनिया में होती या नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब तुम परेशान होते हो तो तनाव तुम्हारे सिर पर नाच रहा होता है, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी बेटी का चेहरा देखो, उसे कौन देखेगा, तुम्हारे बाद उसका क्या होगा। और यह सच था। मैंने उसे फोटो भेजी और जब उसने मुझे समझाया तो मैं अपनी बेटी के पास गई। मैंने उसकी मदद की और मैं सो गई। रात को करीब 3:30 से 4 बजे मैं कान के दर्द के कारण जाग गई। मैंने अपने पूर्व पति को जगाया और कहा कि मैं कान का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती, कृपया मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन वह मुझे नहीं ले गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मैं उसे नहीं देना चाहती थी। मैं सुबह उठ गई क्योंकि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। मैं नीचे आया और मैं गली में लोगों, भाभीियों और बहनों से मिल रहा था, जैसे कि कल रात को कुछ हुआ। को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।